बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक तरफ हम चैप्टर नंबर 2.8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने 3.1 कंप्लीट करा था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 यानी इंटीग्रेशन के चैप्टर भी साथ साथ करा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। जिस दिन आपके डेरिवेटिव साथ साथ अच्छे हो जाएंगे उतनी इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। एवेल्युएट द इंटीग्रल एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। देखिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग मीन डेरिवेटिव लेना है। पहला क्या करना है, एवेल्युएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल को सॉल्व करना है यानी इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की, और देन रीचेक करना है अपने आंसर को बाय डिफरेंशिएटिंग। कैसे होगा ये सारा कुछ, ये क्वेश्चन लिखे 1 to 10 इन सब में ये करना है काम हमने। और जो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे ऑनवर्ड 18 तक उनमें सिर्फ हमने इंटीग्रेशन करनी है, रीचेक नहीं करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने साथ साथ कॉपी पे लिखे हुए हैं, इस वजह से सिर्फ यहाँ से आपको ये बताना मकसद था कि 3.2 हमने स्टार्ट किया। बातें हैं यहाँ पर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने। इंटीग्रेशन साइन है sin पाई एक्स माइनस 3 sin 3x dx। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टार्ट की है। इंटीग्रेशन का साइन है sin पाई एक्स dx और यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन मूव हुआ, इधर से डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स मूव हुआ किस फंक्शन पे, साइन पाई एक्स पे। आगे ये 3 कांस्टेंट है तो 3 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन का साइन sin 3x और यहाँ से डिफरेंशियल डी एक्स, दोनों को सेपरेशन हमने कर दी। अब साइन पाई एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूले याद कराए थे, अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया 3.1 वाला, तो आप वीडियोज में जाके प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन क्लास 12 NBF से चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को मसला हो तो सामने फार्मूले मैं लिख के बता रहा हूँ। ये आप कहेंगे सर कौन सी बुक यूज़ करें, पंजाब की बुक पे भी लिखे हैं, आपकी बुक पे भी लिखे हैं फार्मूले। ठीक है, ये पंजाब की जो सेकंड ईयर की पहले बुक यूज़ होती थी ना उस पर लिखे हैं, तो वहाँ से आपको बता रहा हूँ। एक जगह पे सारे लिखे हैं। देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। फिर बता रहा हूँ आपको साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव इसके नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है डिनोमिनेटर में लिखा नहीं गया। और जब इंटीग्रेशन क्लोज होती है तो साथ में इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, दैट इज सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थे। यहाँ देखिए साइन पाई एक्स लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस कॉस पाई एक्स। और चूंकि एंगल क्या आ रहा है पाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव जो लूँगा तो इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। तो पाई तो कांस्टेंट है वो साथ रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता था, हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में किया डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता था, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, वो 1 हो जाएगा। आगे माइनस 3 एज इट इज लिखा। sin 3x की इंटीग्रेशन, तो sin 3x की सिर्फ यहाँ पर पाई था, यहाँ पर 3 आ गया, वही इंटीग्रेशन होगी। लेकिन ये 3 पहले से कांस्टेंट था, तो sin 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव लेंगे, कोई एंगल 3x आ रहा है तो 3 तो एज इट इज कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx वो क्या हो जाएगा 1 डिनोमिनेटर में लिख दिया। चूँकि दोनों की इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी साथ में प्लस c, इंटीग्रेशन जब कंप्लीट होती है तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देते हैं। अभी माइनस कॉस पाई एक्स लिखा है बाय पाई इंटू 1, पाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 कॉस 3x बाई 3 प्लस c, ये हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन तो कंप्लीट होगी लेकिन हमें कहा गया था इसको रीचेक करें। हमने आंसर को क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने अभी, रीचेक करें आंसर को बाय डिफरेंशिएटिंग। तो अब क्या करते हैं, इसको मैंने 1 कह दिया, नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आपको आंसर x से क्यों करेंगे, क्योंकि आपका इन्वॉल्व वेरिएबल क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है x। तो इसके इंटीग्रेशन के बाद अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हमने आंसर फाइंड किया उसका, इसकी नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, याद रखें यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस साइन एंड 1 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, मैं साइड पे कर लूँगा। लेकिन पहले उससे पहले मैंने होल पे सारे पे डिफरेंशिएटिंग अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए, डी बाई डी एक्स फॉर दिस होल दिस वैल्यू माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस 3 कॉस 3x बाई 3 एंड प्लस सी। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक काम साथ में कर लें, और देखिए यहाँ पे भी 3 आ रही है, ये वाला 3 एंगल क्या है, ये नहीं कट सकता है, तो इस 3 को इस 3 के साथ क्या कर दिया, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास वैल्यू क्या रही कॉस 3x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है ना कि कैंसिल, और 3 कहाँ चले गया, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब ये डेरिवेटिव आगे मूव करेगा तो ये माइनस आप कह रहा हूँ एंड पाई कांस्टेंट है, तो पाई को मैं साइड पे कर लूँगा डिवाइजर में, साथ में माइनस है तो ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या लिख देंगे इसके 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा है इसके 1। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पाई और ये माइनस साइन को अलग किया तो ऊपर कुछ नहीं आता, तो ऊपर क्या लिख दिया इसके 1 लिख दिया मैंने। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव आगे मूव करके सिर्फ कॉस पाई एक्स का। फर्दर आगे चलते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर कॉस 3x लिखा है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स कॉस 3x हो गया, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक, अब देखिए माइनस 1 बाई पाई तो कॉन्स्टेंट था, तो साइड पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अब ध्यान रखना डेरिवेटिव, इसी वजह से चैप्टर दोनों आपको साथ साथ करा रहा हूँ। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है पाई एक्स, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव नीचे लिया जाता है एंगल का, और डेरिवेटिव में जो है साथ उसके लेते हैं एंगल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या आ रहा था पाई एक्स। और आगे चलते हैं तो प्लस cos 3x लिखा है, तो cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी,
cos 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास माइनस साइन 3x, ये लिखी हुई है। और एंगल क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है आपको 3x, तो 3x का d/dx ऑफ 3x का अगेन डेरिवेटिव ले ली। और आगे c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आगे चलते तो -1/पाई, यहाँ पर भी माइनस पाई लिखते हैं, माइनस माइनस साइन सब प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी साइन पाई x। बाई में क्या लिखा है पाई, यहाँ पर ये पाई कांस्टेंट है, तो पाई को मैं साइड पे कर दूँगा, यानी यहाँ लिख दूँगा, तो यहाँ dx/dx कट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो पाई इंटू 1। बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू रहेगी जस्ट पाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी -1/पाई, और साथ में आपके पास ये वैल्यू माइनस साइन पाई x, और ये पाई, क्योंकि dx 1 हो गया। सेम यही कुछ यहाँ पर भी होगा। देखें ये वैल्यू लिखी थी हमारे पास माइनस साइन 3x, और 3 को साइड पर करते तो dx कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो इस 3 को इस एंगल के 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वाला 3 जो रह जाएगा वो इसके स्टार्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर -3 साइन 3x। अब इसके साथ पाई आ रहा है, तो ये वाला पाई इस पाई के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। माइनस साइन के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन पाई x रह गया, और -3 साइन 3x, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव सी का तो वैसे ही 0 हो चुका। तो ये सामने क्वेश्चन लिखा है आपके, उसके साथ सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन है। देखिए वही क्वेश्चन वापस आ गया विदाउट इंटीग्रेशन के साइन की। तो रीचेक हो गया कि हमने जिस फंक्शन इंटीग्रेशन की थी और ये आंसर बना था हमारे पास, जब हमने उसको डेरिवेटिव लिया उसका, तो हमारे पास वही फंक्शन वापस आना चाहिए था विदाउट इंटीग्रेशन के साइन। वो तो हम खुद से डालेंगे ना इंटीग्रेशन साइन, अगर हमने इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे इस पर। तो इस तरह से हमने इसको रीचेक भी किया कि हमने जो इंटीग्रेशन की वो बिल्कुल प्रॉपर किए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं की होती तो उसका ये आपके पास जो है, जब उसका डेरिवेटिव लेते तो वापस इंटीग्रेशन वापस आपके पास फंक्शन की ना आती, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंटीग्रेशन का साइन लिखा हुआ है, वैल्यू लिखिए -sec² 3/2y dy। अब माइनस साइन है, माइनस साइन को तो मैं स्टार्ट में लिख दूँगा, इंटीग्रेशन का साइन sec² 3/2y, ये अब सारा इसका एंगल। देखें यहाँ पर y आया ना, तो डिफरेंशियल भी किस में आया, dy हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो करते हैं, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन करते हुए साथ में जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि sec² की इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको बताया सो इस तरह तक आपके जहन में रहे, ये लिखा है sec² x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x, sec² x की इंटीग्रेशन tan x, और एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव नीचे x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपका x नहीं आ रहा, आपका एंगल आ रहा है 3/2y। तो sec² x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x क्या नहीं क्या कह रहा हूँ, आपका x क्या आ रहा है 3/2y, और एंगल का अगेन लूँगा चूँकि विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहा हूँ, तो नीचे dy/dy 1 हो जाएगा, और उसके साथ कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है 3/2। अब 3 1 से 3 हो जाएगा 3/2, तो इसको रेसिप्रोकेट करके जब मैं लिखूँगा तो 2/3 हो जाएगी वैल्यू, साथ में जो माइनस साइन पहले से आ रहा था जो हमने इंटीग्रेशन साइन की बाहर रखा हुआ था, एंड tan 3/2y प्लस c। अब ये हमारे पास आ गई है इसका इंटीग्रेशन आ गई। अब अगर हम इसको 1 कह दें और को चेक करने जाएँ, ठीक है, इस वैल्यू को चेक करने जाएँ, नेक्स्ट पेज पर मैंने किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मिक्स हो जाता है इस सवाल के साथ, जो साइड पे सवाल नेक्स्ट पेज पर मैंने किया चेक। -2/3 कॉन्स्टेंट है, इसको साइड पे कर देंगे d/dy, क्योंकि जो डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल y से लेंगे, तो d/dy लिखेंगे, एंड tan का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें ये चेक लिखा है -2/3 tan 3/2y प्लस c, इसको मैंने 1 क्या दिया उस इंटीग्रेशन फंक्शन को आपके लिए, ठीक है ना, आसानी के लिए ये लिख दिया इसको tan, एक मिनट उसको मोबाइल को मैं सही कर दूँगा आपके लिए आसानी के लिए, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस साइड पर, ये वैल्यू एक मिनट, ठीक है, आपको वीडियो सही से नज़र आया ना, ये वाली वैल्यू -2/3 tan 3/2y प्लस c। अब इसके हम क्या करते हैं, इसको 1 कह दिए जो हमने इंटीग्रेशन की, अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल y। तो -2/3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखूँगा d/dy, अब x नहीं लिखेंगे, d/dy, एंड tan 3/2y एंड प्लस d/dy ऑफ c। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता था, अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही कह रहा हूँ, मिक्सअप नहीं होना, -2/3 tan का डेरिवेटिव होता था sec², ठीक है, तो sec², लेकिन एंगल क्या आ रहा है 3/2y, और एंगल का अगेन लेंगे तो d/dy ऑफ 3/2y, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब बाहर -3/2 लिखा है, sec² 3/2, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 को मैं साइड पे करता हूँ तो सिर्फ क्या रह जाएगा y, तो dy/dy का डेरिवेटिव ये रहेगा, और ये 3/2 जो है मैंने साइड पे इधर लिखने के बजाय ये लिख दिया आपके सामने, और dy/dy सिर्फ आपको समझने के लिए y रह गया, तो dy/dy ये हो जाएगा 1। तो बेशक इसको लिखे या ना लिखें, अब क्या होगा यहाँ पर, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया माइनस साइन sec² 3/2y, और यही हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन था। अगर क्वेश्चन को हम पढ़े तो क्वेश्चन क्या लिखा, तो क्वेश्चन यही लिखा हुआ था
वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, माइनस सीकेंड स्क्वायर 3/2 वाई डी वाई। तो हम जब इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल साथ में आ जाएगा, वो तो हम खुद लिखते हैं, ठीक है ना। फंक्शन वापस आपका रिपीट होना चाहिए, तो फंक्शन रिपीट हो गया तो इसका चेक भी सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हैं 1 - 8 कोसेकंड स्क्वायर 2x dx। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए पहले यहाँ से इंटीग्रेशन साइन मूव करेगा और यहाँ से डिफरेंशियल, तो 1 × dx। तो आपको मैंने 3.1 में बताया 1 × dx से तो कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है तो डिफरेंशियल को देखना है। डिफरेंशियल किस में लिखा हुआ है, dx पे, तो यहाँ पर आपने लिखना है 1 की जगह पर एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल को देखकर, वेरिएबल क्योंकि डिफरेंशियल किस में लिखा है, x में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x की पावर 0। आप कहेंगे सर आपने कहा एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, तो एनीथिंग कुछ भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये वेरिएबल को देखना है आपके डिफरेंशियल में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, दैट इज dx। तो इसे x की पावर 0 लिया और आगे भी देखें एंगल कौन सा नजर आ रहा है आपके फंक्शन, दूसरे फंक्शन में वो भी x है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब मैं -8 कांस्टेंट इसको साइड पर करता हूँ और इंटीग्रेशन का साइन कोसेकंड स्क्वायर 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, क्योंकि मैंने आपको 3.1 में बताया था कि जब हम किसी फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी कर रहे होते हैं, तो उससे आगे उसका डेरिवेटिव देखते हैं, तो इसकी पावर को छोड़ देते हैं। x और dx के दरमियान वैक्यूम नहीं आ रहा, बल्कि x और dx के दरमियान 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखते नहीं उसको, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है 1, इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा, तो इसकी इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, अलजेब्रिक तरीका बताया हुआ है आपको। इसकी पावर में जस्ट क्या कर देंगे, 0 में 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 0 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही इंटीग्रेशन का साइन और ये dx क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे -8 को साइड पर कर दिए, कोसेकंड स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसके लिए आप पहले कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन देख लें। कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये लिखिए कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है -cot x, और x का डेरिवेटिव, एंगल x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव नीचे क्या आ जाएगा 1 और प्लस, ठीक है। लेकिन हमारा एंगल देखें क्या लिखा है, हमारे में लिखा है कोसेकंड स्क्वायर 2x dx। तो -8 तो लिखा रहेगा, कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी -cot x, लेकिन हमारा x तो नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है 2x, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी आ रही है 2x, और 2x का जब डेरिवेटिव लूँगा, लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे लिखा जाता है डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और साथ में प्लस c। अब x की पावर 0 + 1, तो जस्ट 1 पावर हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 0 + 1 बाय में भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये लिखा हुआ है 8 और ये माइनस साइन साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो 8 cot 2x/2, ये 2 लिखा, ये 2 एंगल क्या 2 है, तो cot के अंदर के एंगल का 2 इस 2 से कट नहीं हो सकता, याद रखिए प्लस c। अलबत्ता ये 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, तो x + 4 cot 2x, ये 2x का एंगल है, प्लस ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन हुई। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू वापस हमारे पास आती है या नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद WRT मीन विद रिस्पेक्ट टू x, x से क्यों करूँ, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल क्वेश्चन में कौन सा नजर रहा है, दैट इज x। 1 को करते हैं, तो डेरिवेटिव लेता हूँ dx/dx प्लस 4 कांस्टेंट साइड पे कर लिया, d/dx ऑफ cot 2x एंड d/dx ऑफ c। अब dx तो कट गई, वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 4 साइड पे किया था कांस्टेंट, cot का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन cot का डेरिवेटिव क्या होता था, बिल्कुल -कोसेकंड स्क्वायर x। तो -कोसेकंड स्क्वायर x नहीं लिखा, हमारा एंगल क्या आ रहा है, तो 2x आ रहा है, 2x लूँगा और उसका अब डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव में नीचे नहीं लेते, डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव साथ ही लेते हैं, d/dx ऑफ 2x, और कांस्टेंट c था, c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये लिखा है 1 + 4। अब -कोसेकंड स्क्वायर 2x वो तो लिखा हुआ है, 2 को साइड पे करें, 2 को बाहर निकाल लें, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे रह गया dx, तो dx/dx वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख भी दें तो 1 ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 2 जो आगे ले आए यहाँ पर, तो अब 4 2 = 8 एंड प्लस माइनस साथ में क्या हो जाएगा -1 - 8 कोसेकंड स्क्वायर 2x, और यही देखिए हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, तो रीचेक भी हो गया, यानी हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के बाद वाले फंक्शन को इंटीग्रेट, आंसर आ गया था इंटीग्रेशन को, उसी का हमने डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास वापस वही ओरिजिनल फंक्शन इन क्वेश्चन का आ गया, रीचेक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपने इंटीग्रेशन ही याद रखनी है, ठीक है ना, कि इस फंक्शन क्या इंटीग्रेशन, और जितने डेरिवेटिव अच्छे होंगे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव में जो फंक्शन आपने वहाँ याद रखा होता है उसको उलट कर देना होता है, इतनी सी बात है टोटल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा सही कर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1/2 कोसेकंड स्क्वायर x माइनस कोसेकंड x cot x dx और इंटीग्रेशन का साइन। तो 1/2 सिर्फ इस दोनों फंक्शन के साथ है, 1/2 मैंने बाहर लिखी और बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। इंटीग्रेशन के साइन को सिर्फ मूव कराया और यहाँ से डिफरेंशिएट होती है, हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन कोसेकंड स्क्वायर x dx। आगे इंटीग्रेशन का साइन मूव किया, कोसेकंड x cot x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन इनटू dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने की थी, कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cot x, और इधर लिखा भी x हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जस्ट 1, और
होल ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है 1/2। अब माइनस साइन कोसिकन एक्स और कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ये आपको हर इंटीग्रेशन में दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि याद रखनी है आपने, ठीक है। कोसिकन एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये देखें कोसिकन एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन, कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकन एक्स प्लस सी, और फिर वही बात एक्स का डेरिवेटिव नीचे हो जाएगा 1 पहले एंगल का, ठीक है। नहीं कि आपके साथ 2x आ रहे तो 1 × 1 लिखेंगे, जस्ट 1 लिखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, तो कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कोसिकन एक्स, और एंगल क्या आ रहा था एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा नीचे 1 एंड प्लस सी, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दें साथ में। अब अगर आप चाहें तो इस 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, इसको बाहर ही रहने दें, तो ये माइनस कॉट एक्स बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोसिकन एक्स प्लस सी हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन्वॉल्व वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको 1 को, तो 1/2 कांस्टेंट है, साइड पे मैंने बाहर रह दिया, माइनस साइन को भी साइड पे कर दिया, एंड d/dx ऑफ कॉट एक्स, आगे प्लस d/dx ऑफ कोसिकन एक्स एंड d/dx ऑफ सी। अब 1/2 बाहर ही है, माइनस साइन भी साथ बाहर है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव याद रखें, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स, और एंगल का अगर ले भी लेंगे तो एंगल एक्स है तो dx/dx हो गया हो जाएगा 1, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आगे फिर कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव, तो कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, याद रखना है आपने, माइनस कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिखा हमने, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 0। आगे फर्दर चलते हैं आगे से, यहाँ पर देखिए 1/2, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया कोसिकन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जरा अपने क्वेश्चन को देखें, 1/2 ब्रैकेट के बाद कोसिकन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन था हमारा, और माइनस कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास, ये रीचेक हो गया, हमने डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, दोनों बिल्कुल एक्यूरेट की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है हम कॉस स्क्वायर जी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 7 इंटू डी जी, एंगल आपका वेरिएबल जी हुआ है तो डिफरेंशियल देखिए डी जी हो गया। अब इसमें जो 7 है ये कांस्टेंट है, तो उसको मैंने 7 लिख दिया, डिवाइजर में तो उसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा, ऊपर 1 लिख दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन रहेगा कॉस स्क्वायर जी और डी जी, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब क्या करते हैं, याद रखें कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कॉस की तो है, आपको सर भी तो आपने की थी कॉस की इंटीग्रेशन, बिल्कुल साइन एक्स और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, बट अगर इस पर स्क्वायर आ जाए तो फिर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है, अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होता। अब आपको पता है स्क्वायर को छोड़ दें, स्क्वायर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव तो होता था माइनस साइन, तो इससे अगर माइनस साइन जी लिखा होता, ठीक है, लेकिन माइनस साइन जी तो नहीं, आपको अगर सब माइनस साइन जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, याद रखें आप अलजेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते, ठीक है। इस तरह तो होता तो फिर सारी इंटीग्रेशन बहुत आसान थी, जहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कंप्लीट होती हम उससे आगे उसका डेरिवेटिव बना लेते और बस उसकी पावर में 1 ऐड कर देते, तो इस तरह से नहीं है, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उससे आगे खुद ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ है नहीं। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर अगर आ जाए अकेले उसके साथ कोई फंक्शन नहीं लिखा हो, कॉस स्क्वायर आ जाए या फिर टैन स्क्वायर आ जाए, तो इन 3 फंक्शन की याद रखिए डायरेक्ट में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, और एक ही सूरत में इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, यानी इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते, नीचे 1 ऐड कर देते अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होता, ठीक है, जो कि इस वक्त नहीं है। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन। तो फिर क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए फार्मूला आपने हाफ एंगल का फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और इसी को जहन में रखना है, ठीक है। उसी फार्मूले की डेरिवेशन है यहाँ पर 1/7 कॉस के जी इक्वल टू 1 + cos 2g/2, कॉस के जी इक्वल टू 1 + cos 2g, आपने जो बुक में पढ़ा दैट इज कॉस के थीटा, तो 1 + cos 2θ/2, लेकिन यहाँ पर जी आ रहा है तो 1 + cos 2g/2 लिखेंगे इंटू डी जी। अब ये 2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले जाते हैं, तो 1/7 पहले से बाहर है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14। अब इंटीग्रेशन में वैल्यू रहेगी 1 + cos 2g और साथ में डी जी। अभी 1/14 तो बाहर रहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन यहाँ से डी जी मूव करता है, तो यहाँ से मूव करेगा 1 इंटू डी जी, कॉन्स्टेंट हो गया, तो चूँकि डिफरेंशियल जी में है तो जी के ऊपर मैं क्या लिख दूँगा। अब आप कहें सर आपने एक्स की पावर जी क्यों नहीं लिखा, देखिए डिफरेंशियल किस में आ रहा था, डी जी में, तो जी की पावर 0 लिख दिया, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 था, तो आपने यहाँ पर डिफरेंशियल जी में था तो यहाँ पर जी की पावर 0 लिख दिया। आगे प्लस साइन इंटीग्रेशन साइन ये cos 2g है और साथ में dg। अब g और dg के दरमियान कुछ नहीं आया तो g का विद रिस्पेक्ट टू dg डेरिवेटिव याद रखें, dg/dg 1 हो जाए, तो इधर कुछ नहीं लिखा तो इट मीन दैट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 और नीचे भी 0 + 1।
अब कॉज, अब देखिए उसके ऊपर तो स्केयर था, यहाँ कोई स्केयर नहीं है। अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन ये लिखी हुई है, सिंपल कॉज एक्स की। तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स डेरिवेटिव नहीं कर रहा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, मिक्सअप नहीं होना दोनों में। तो कॉज 2z की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2z, वहाँ तो x लिखा था तो सिंपल x था, यहाँ पर हमारा एंगल तो z x नहीं आ रहा बल्कि 2z आ रहा, तो साइन 2z होगा। और 2z का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो z का तो 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में कॉन्स्टेंट आ रहा है 2, तो लिखा रहेगा। एंड इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी, साथ में प्लस c लिख लेंगे। अब बार 1/14 लिखा है, z 0 + 1 z हो जाएगा, और बाय में 1, तो बाय में डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो साइन 2z और 2 1 2 प्लस c, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई। अब इस फंक्शन को रीचेक करते हैं, डेरिवेटिव लेके क्या आया है हमारे पास, ये जो ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, यानी cos स्क्वायर z/7, ये कंप्लीट वापस आता है या नहीं आता। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1/14 साइड पे हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x क्या, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू z है, अब क्वेश्चन में z लिखा हुआ है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z1, 1/14 साइड पे हो गया। पहली वैल्यू क्या लिखी थी, पहली वैल्यू लिखी थी ना z, तो dz/dz। आगे क्या लिखे, 1/2 साइड पे हो जाएगा यहाँ पर, एंड dz/dz ऑफ साइन 2z, ये देखिए। और आखिरी c लिखा था d/dz ऑफ c, तो dz तो कट जाएंगे, वैल्यू 1 होगी, बाहर 1/14 लिखा है, -1/2 ये कॉन्स्टेंट था साइड पे तक। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता था cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था cos x, तो यहाँ पर ये प्लस साइन में लगा के यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर माइनस साइन के साथ, ठीक है, माजरत यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन x का डेरिवेटिव है ना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन का होता है cos, सिंपल cos होगा, ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे हैं। और उसके बाद एंगल का गेन लेंगे, एंगल क्या आ रहा है 2z, तो 2 को साइड पे करें, dz/dz 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा 2, और कांस्टेंट c है, तो c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 1 - cos 2z, 1 - cos 2z, ठीक हो गया, 1 - cos 2z बची हमारे पास वैल्यू। अब याद रखिए ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास इस साइड से। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो cos 2z का फार्मूला लगाएंगे, तो cos 2z का फार्मूला कौन सा फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर -1, 2 cos स्क्वायर -1 लगाएंगे यहाँ पर इस वैल्यू पर, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इससे आगे एक मिनट इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, कोई मिस्टेक तो नहीं कर गया है प्लस माइनस की। हम यहाँ पर cos स्क्वायर z का ये फार्मूला है, ठीक है, यही कुछ है, यहाँ तक भी ठीक है सारे का सारा क्वेश्चन। और यहाँ पर जब हम आए हैं, ठीक है, तो देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कौन सा साइन था, प्लस का साइन है ना। यहाँ पर आगे आके मैंने जल्दी में माजरत कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का साइन नहीं बल्कि किसका साइन है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, और यहाँ कोई माइनस नहीं है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस, तो ये cos 2z होगी, और एंगल 2z था, 2 साइड पे किया, और z का dz/dz 1 हो गया, तो 2 रह गया, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास वैल्यू बची है सिर्फ ये, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन ही है, 1 + cos 2z, 1 + cos 2z। अब cos 2z का फार्मूला, तो cos 2z का वन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं कर सकते, और डेरिवेशन भी कंप्लीट होगी, लेकिन आपको इस तरह तो आंसर नहीं बना हो जो फंक्शन लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है, और ये है कि cos 2z का फार्मूला, cos 2z का फार्मूले 3 फार्मूले, cos स्क्वायर अल्फा, अगर cos 2 अल्फा का फार्मूला निकाल करें फर्स्ट ईयर का, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट होगा कि हमें cos चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, सेकंड भी जो मैंने बोला था वो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये -1 से कट गया, तो हमारे पास वैल्यू की 2 cos स्क्वायर z। अब 2 cos स्क्वायर z × 1, 2 cos स्क्वायर z हो जाएगा, नीचे 14 आ रहा है, तो 2 1 2, 2 7 14, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, cos स्क्वायर z/7। तो देखिए फंक्शन वापस आ गया, ठीक है, और यहाँ छोटी सी जो एरर था उसके लिए माजरत, ठीक है, और वो करेक्शन मैंने क्वेश्चन के अंदर ही आपके सामने कर दिए। आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये गालिबन मेरे ख्याल से क्वेश्चन था आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे सामने 1 + tan स्क्वायर
थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर भी और भी तो कोई पावर नहीं आ रही ना, तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन इधर से डी थीटा मूव करेगा डिफरेंशियल थीटा, तो 1 इंटू डी थीटा हो गया। यहाँ पर भी कोई फंक्शन नहीं है तो थीटा क्योंकि फंक्शन आपका थीटा में, यहाँ पर मैं थीटा रेज़ टू पावर 0 लिख दूँगा और आगे प्लस इंटीग्रेशन साइन tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा और डी थीटा के दरम्यान में कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन दैट 1 आ रहा है क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी थीटा 1 तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब आप इसकी इंटीग्रेशन भी फिर अलाउ होगी। सही, तो इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल है। आगे आपको मैंने अभी कहा कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर अगर लिखे होंगे डायरेक्ट में और कॉट स्क्वायर तो इनकी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, सिर्फ एक सूरत में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब आप होता है अगर tan को छोड़ दें इसकी पावर को तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकन स्क्वायर थीटा। अगर इससे आगे सीकन स्क्वायर थीटा लिखा होता तो मैं 2 में 1 ऐड कर देता और नीचे 2 + 1 करता, दैट सेट इसकी इंटीग्रेशन हो जाती। लेकिन चूंकि आगे लिखा नहीं हुआ तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते सीकन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे, हमने 10th क्लास में रिलेशन पढ़ी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और बाद क्या आ रहा है डी थीटा। अब ये थीटा की पावर 0 डी थीटा लिखा हुआ है। अब सर आपने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप आगे देख लेंगे किस वजह से मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा था। यहाँ से इंटीग्रेशन साइन यहाँ से डी थीटा मूव करेगा तो ये सीकन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया और प्लस माइनस 1 इंटू डी थीटा हो रहा है, तो सेम फेट होगा इसका जैसे इसका था। थीटा रेज़ टू पावर 0 लिखता हूँ डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन साइन थीटा रेज़ टू पावर डी थीटा विद प्लस साइन है माइनस साइन थीटा रेज़ टू पावर 0 डी थीटा। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन साइन समेत ही कैंसिल आउट होगी। हमारे पास जस्ट क्या रहेगा, सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन। अब आप कहें सर भी तो फंक्शन स्क्वायर में ज़रूर है, लेकिन इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है, ठीक है, जो आपके लिटरेचर में लिखे ना उससे बात करेंगे, खुद से नहीं कोई बात करेंगे कि इस स्क्वायर क्यों है उस स्क्वायर क्यों है। तो सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज tan x। तो इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है हमारे पास, तो इसकी लिख देंगे। सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होगी tan थीटा और एंगल थीटा आ रहा है तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, वो डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 1 और प्लस c। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई इसकी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि रीचेक करते हैं क्वेश्चन को, रीचेक लिखा है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल कौन सा है, थीटा। 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ c। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर थीटा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, सीकन स्क्वायर थीटा प्लस 0, तो सीकन स्क्वायर थीटा बचा। अब आपका आंसर फंक्शन तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा होता है, ये लिखा था ना क्वेश्चन में, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमने जो रिलेशन भी आपको बताई थी सीकन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की। तो जैसे रिलेशन लिख दी 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये हमारे ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया, तो सर इसका चेक भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू लिखी है हमारे पास यहाँ पर 1 + cos 4 थीटा 1 + cos 4 थीटा बाई 2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, साइड पे कर लिया मैंने सारी वैल्यू से, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और इंटीग्रेशन साइन और dt को मूव करने लगा हूँ। तो चूँकि dt × 1 होगा तो फिर वही बात dt तो हो जाएगा, साथ में चूँकि वेरिएबल t में है तो यहाँ पर लिख दूँगा t की पावर 0 प्लस इंटीग्रेशन साइन cos 4t dt। अब t और dt के दरमियान कुछ नहीं आ रहा है, इमीडिएट 1 आ रहा है क्योंकि t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू dt 1 होता है और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा ही हुआ है। 3.1 में बात आपको मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ, 3.1 में, ठीक है। तो t की पावर 0 + 1 ऐड कर दूँगा, नीचे भी 0 + 1 और cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव भी आपको बताया था साइन होता है, cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन ठीक है ना, डेरिवेटिव नहीं, बार बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इकट्ठा चल रहा है ना क्वेश्चन में, तो जैसे डेरिवेटिव क्या है, क्यों cos की इंटीग्रेशन होती है sin 4t, डेरिवेटिव माइनस होता है लेकिन cos की इंटीग्रेशन देखें ये सामने लिखी हुई, cos की इंटीग्रेशन ओनली sin x, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव ही समझ जाए आपसे। तो cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी cos 4t की sin 4t और एंगल 4t है तो 4 साथ में आएगा और t का विद रिस्पेक्ट टू dt, तो dt बाई dt क्या हो जाएगा 1। तो 4 यहाँ पर कांस्टेंट लेगा और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया 1 हो गया और साथ में प्लस। तो 1/2 जो हमने कांस्टेंट शुरू से साइड पे किया था वो t की पावर 0 + 1, तो t लिखा जाएगा, 1 पावर लिखेंगे नहीं, sin 4t और 4 1 4 प्लस ये हमारे पास की इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका चेक करने के लिए डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, t 1/2 तो पहले से ही साइड है, यहाँ डेरिवेटिव लेता हूँ dt बाई dt विद रिस्पेक्ट टू प्लस 1/4 साइड पे कर देता हूँ और d बाई dt ऑफ sin 4t। तो dt से कट जाएंगी, वैल्यू होगी 1/4 लिखा है, sin 4t का डेरिवेटिव क्या होता है cos 4t और एंगल क्या आ रहा है 4t, तो 4t का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे और क्लोज कर देंगे क्योंकि c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा नहीं, अगर लिख भी लें तो d बाई dt ऑफ c। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज 0, ठीक। अब
1/2 dt से कट चुके हैं, ये वैल्यू होगी 1। 1/4 sin 40 का डेरिवेटिव हो चुका है cos 40 और एंगल का हम ले चुके हैं अगेन d/dt ऑफ 40 और कांस्टेंट का हो चुका है 0 डेरिवेटिव। ठीक है, आगे फर्दर अब क्या करते हैं 1/2 1 ऐसे लिखा 1/4 लिखा। अब इसमें से इस 4 को मैं कांस्टेंट को साइड पे करूँगा तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो रिमेन रह जाएगा dt/dt जो कि हो जाएगा ये आपके सामने कट जाएगा तो 1 और यहाँ से 4 से कट गया तो वैल्यू रहेगी 1 इंटू cos 40 तो 1 प्लस cos 40 और बाय में क्या आ रहा है डिवाइजर में दैट इज़ 2, तो ये लिखा है आपके सामने 1 प्लस cos 40। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 1 1 एंड 1 इंटू cos 40 डिवाइजर में क्या आ जाएगा 2 और ये देखिए आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमने उसका डेरिवेटिव लिया वापस किसका इक्वेशन 1 के जिसकी हमने इंटीग्रेशन की थी, चेक भी हो गया आपके सामने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सीकेंट स्क्वायर 5x - 1 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करते हैं सीकेंट स्क्वायर 5x - 1। क्वेश्चन को सिर्फ मैंने रिपीट करके लिखा है। अब सीकेंट स्क्वायर ये सारा एंगल है इसका, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन फिर देखें। अब सीकेंट स्क्वायर आ गया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बार बार दिखाई से आप करूँ तो अगर आपको याद हो जाए सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है दैट इज tan x और एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव नीचे x विद रिस्पेक्ट टू ds क्या हो जाएगा 1 + c। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू आ रही दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो होगी tan और एंगल क्या आ रहा था 5x - 1, लेकिन नीचे क्या होगा देखिए अब आपके साथ ये 5x - 1 लिखा हुआ है, तो ये साथ ही इस बात के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस तरह के फंक्शन जब आएंगे तो उससे परेशानी हो। देखिए सीकेंट स्क्वायर अगर एंगल ऐसे आ जाए ax + b, ये तो सिंपल x था ना, अगर एंगल ऐसे आ जाए ax + b तो उसके भी देखें सीकेंट स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन थी tan, यहाँ पर भी tan, लेकिन एंगल क्या था ax + b, यहाँ पर एंगल लिखेंगे ax + b, वहाँ पर एंगल x से आ रहा था तो एंगल x ही लिखा। अलबत्ता जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x के साथ कांस्टेंट आ रहा है वो तो बच जाएगा डिवाइजर में, बेशक इधर इसके नीचे लिख लें यहाँ पर, ठीक है a और x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो ये 1 और सिर्फ ये b लिखा तो b का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा a इंटू 1, तो a बचेगा वो इसने यहाँ पर लिखा 1 बाई बजाय तो लिखेगी। ठीक है, तो यही कुछ हमारे क्वेश्चन में भी होगा, ये बताया इस वजह से सीकेंट स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन होगी tan और ये एंगल हो गया 5x - अब जब एंगल का अगेन लेंगे तो एंगल में 5 और x आ रहा है तो 5 तो साइड पे हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx वो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसको हम लिखे नहीं तो 5 1 जा नीचे 5 आएगा एंड प्लस c, तो tan 5x - 1/5 प्लस c हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं चेक करने के लिए, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/5 कांस्टेंट है मैंने बाहर कर ली क्वेश्चन से d/dx ऑफ tan 5x - 1 इसका डेरिवेटिव लेते हैं और साथ में d/dx ऑफ c का डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1/5 tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 5x - 1, tan x का डेरिवेटिव यही होता है ना सीकेंट स्क्वायर और एंगल क्या आ रहा है 5x - 1, तो d/dx ऑफ 5x - 1 अगेन डेरिवेटिव ले लिया उसका और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 आपका। अब ये 1/5 लिखा हुआ है साथ में वो तो लिखा रहेगा यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर 5x - 1 ये भी सॉल्व हो चुका है। इसमें से हम 5 को साइड पे कर लेते हैं तो रिमेनिंग dx/dx रह जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया 1 का वो 0 डायरेक्ट हो जाएगा, तो dx कटेंगे क्या रहेगा सिर्फ 5, तो ये 5 इस 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी सीकेंट स्क्वायर 5x - 1 और अगर हम और से देखें तो हमारा यही क्वेश्चन था सीकेंट स्क्वायर 5x - 1, तो ये नेक्स्ट पेज पे ही काम किया है मैंने एक लाइन के काम से देखें 1/5 ये लिखा हुआ सीकेंट स्क्वायर 5x - 1 और ये 5 रह जाएगा dx तो काट जाएंगे तो ये 5 इस 5 के साथ एलिमिनेट हो गया, तो सीकेंट स्क्वायर 5x - 1 आपकी वैल्यू रिमेन में रहेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखे tan 5x + cos 7x dx, तो इंटीग्रेशन साइन मूव कराते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशियल dx मूव किया tan 5x dx हो गया और प्लस इंटीग्रेशन साइन cos 7x dx हो गया। अब tan x की इंटीग्रेशन, तो tan x की इंटीग्रेशन याद रखें ये इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम यूज़ होती है इस इंटीग्रेशन में लेकिन बहुत वाइटल है और इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए कि tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो tan x की इंटीग्रेशन यहाँ कहीं लिखी होगी उसमें मैं आपको बता दूँ नेचुरल ऑफ सीकेंट x होती है लेकिन आपको बता दूँ साथ में किस साइड पे आ रही है यहाँ पर tan x की इंटीग्रेशन, tan की इंटीग्रेशन यहाँ पर ये लास्ट पे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए नीचे ये लिखा है tan x, तो tan x की इंटीग्रेशन क्या लिखी है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x, मुझे आपको नज़र आ रही होगी tan x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x ये लिखी हुई बात है। ठीक है, थोड़ा सा बुक आगे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। tan x की इंटीग्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c, तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी
टेन 5x लिखा तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग सीकन 5x। बेशक इस पर मॉड डाल लें, ठीक है, ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डाल लें क्योंकि क्वेश्चन में हम इसमें डालते हैं नेचुरल लॉग सीकन 5x। और एंगल क्या आ रहा है 5x, तो 5 तो कॉन्स्टेंट है और x का विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1, तो 5 बन जाएगा। आगे cos 7x की इंटीग्रेशन, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 7x क्योंकि हमारा एंगल 7x आ रहा है और नीचे 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी सो 1 हो जाएगा और प्लस c, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग सीकन 5x बाय 5 प्लस साइन 7x बाय 7 प्लस c, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको चेक करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 5 ये कांस्टेंट, तो मैंने इसको साइड पे कर लिया 1/5 d/dx ऑफ नेचुरल लॉग सीकन 5x। यहाँ पर 1/7 को साइड पे कर लेते हैं d/dx ऑफ साइन 7x। अब नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होता है डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है 2.7 में 2.8 में वो वैल्यू 1/, में चली जाती है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1/, में नेचुरल लॉग के साथ क्या कुछ आ रहा है सीकन 5x, तो 1/, में चला गया 1 सीकन 5x और जो वैल्यू बाय में गई है 1/, में उसी का डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ सीकन 5x। ये कंप्लीट किया है यहाँ पर हमने यहाँ तक का स्टेप। आगे चलते हैं तो 1/7 लिखा है, यहाँ तो कोई नेचुरल लॉग लिखा नहीं हुआ, तो सिंपल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे। साइन 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 7x और एंगल का फर्दर लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा d/dx ऑफ 7x और कांस्टेंट c था तो c का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब 1/5 लिखे हैं, 1 सीकन 5x लिखा हुआ है और सीकन x का डेरिवेटिव, तो सीकन x का डेरिवेटिव होता था अगर याद हो सीकन x इंटू tan x, तो हमारा क्या हो जाएगा सीकन 5x इंटू tan 5x, ये लिखा है सामने 1/सीकन x 5x तो लिखा ना, साथ में सीकन x का डेरिवेटिव लिया तो सीकन 5x इंटू tan 5x और एंगल क्या आ रहा था 5x, तो d/dx ऑफ 5x का फर्दर अगेन डेरिवेटिव लिया प्लस साइन 1/7 कांस्टेंट जो बाहर था cos 7x और 7 ये जो लिखा था 7x एंगल का जो अगेन डेरिवेटिव लिया, तो 7 को मैंने साइड पे कर लिया 7 को और dx/dx ये आपको समझने के लिए लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आगे चलते हैं तो देखिए इसमें से कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा 1/5 1/सीकन 5x, ये लिखा सीकन 5x इंटू tan 5x और ये 5 रह जाएगी, 5 को साइड पे करना है dx कट जाएंगे तो 5 रह गया और यहाँ पर 1/7 ये लिखी हुई वैल्यू, ठीक है, 1 cos 7x बाय में क्या लिखा 7, आप कहेंगे सर 7 कहाँ चला गया, ये 7 इस 7 के साथ क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो dx से कट गया तो जस्ट क्या रह गया 7x और यहाँ पर आप देखें ये सीकन 5x से कट गया और ये वाला जो लास्ट वाला 5 है ये 5 इस 5 से कट गया, तो 1 इंटू tan 5x, यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपके पास tan 5x, ठीक है, ये सीकन 5x लिख गया हूँ सॉरी और साथ में cos 7x, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये देखें क्या वैल्यू बच रही है इसमें सिर्फ tan 5x, ये tan 5x लिख देता हूँ यहाँ पर tan 5x प्लस cos 7x, तो देखिए ये फंक्शन लिखा होता है tan 5x प्लस cos 7x। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर इसके, ठीक है, तो पहले 10 कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद आगे फिर ऐसे क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे लेकिन उनमें हमने कम से कम रीचेक नहीं करना होगा। तो cot 9y लिखा है -3 इंटू dy, तो अब इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर cot 9y और यहाँ से dy इंटीग्रेशन साइन चला दिया और ये -3 कांस्टेंट है साइड पे कर लिया, तो इंटीग्रेशन साइन dy, तो dy से कुछ नहीं रहेगा तो चूँकि डिफरेंशियल dy में ध्यान लिख दूँ y की पावर 0। अब cot की भी इंटीग्रेशन आपने याद रखनी, ठीक है, cot की इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे tan x की थी ना, तो cot की साथ में यहीं पर लिखी हुई नीचे देखें ये इंटीग्रेशन साथ में cot की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन, और रही बात x का डेरिवेटिव नीचे 1 आएगा तो वो यहाँ लिखा नहीं गया बाय सी, तो ये cot 9y लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y और ये मॉड हो गया 9 तो एज इट इज़ आएगा और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 1 -3 y और dy के दरम्यान में कुछ नहीं आ रहा तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आप उसकी इंटीग्रेशन अलावा तो इसके बारे में हमें ऐड कर देंगे 0 + 1 और नीचे भी यही काम करेंगे प्लस, तो हमारे पास वैल्यू होगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y बाय 9 एंड -3 y 0 + 1 तो y की पावर 1 हो जाएगी 1 पावर हम लिखेंगे नहीं प्लस, तो ये हमारी इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट हुई। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है y विद रिस्पेक्ट टू y, इसको सॉल्व करते हैं तो चेक यहाँ पर लिखा हुआ है सामने आपके डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 1/9 को साइड पे कर लिया dy ऑफ नेचुरल ऑफ साइन 9y, ठीक है, और उसके बाद -3 साइड पे कर लिया dy क्योंकि 3y लिखा था ना तो -3 को साइड पे कर लिया तो d का डेरिवेटिव लिया y का विद रिस्पेक्ट टू dy, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो गई, ये वैल्यू लिखी हुई थी ना -3y तो 3 को साइड पे कर लिया तो डेरिवेटिव dy बाय विद रिस्पेक्ट टू dy और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव dy ऑफ c।
अब 1/9 लिखे, नेचुरल लॉग का फंक्शन आ गया तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू आती है पहले 1 में लिखी जाती है, 1/sin y हो गया, और जो वैल्यू बाय में गई उसी का आपने डेरिवेटिव लेना है, dy ऑफ sin 9y। यहाँ पर -3 क्योंकि dy से कैंसिल आउट हो गया तो 1 रहेगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो गया। सही, आगे चलते हैं तो 1/9 1/sin 9y लिखा हुआ है, एंड sin 9y का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 9y, क्योंकि एंगल x तो नहीं आ रहा 9y, और फर्दर एंगल क्या आ रहा है 9y, तो 9y का अगेन डेरिवेटिव लेंगे dy ऑफ 9y, और -3 1 3 हो चुका है। अब 1/9 याद है किस वैल्यू के साथ है, सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, सारी वैल्यू के साथ नहीं अटैच, खाली इस वैल्यू के साथ है। तो 1/sin 9y cos 9y लिखा हुआ है, और ये 9 को साइड पे कर लें तो बाकी रिमेन रह जाता है dy तो dy कट जाएंगे, 1 रह जाएगा तो 9 1 9। अब ये 9 है, ठीक है, 9 1 9 ये लिखा हुआ है सामने, और साथ में क्या लिखा है -3, तो ये 9 इस 9 के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से। अब आपके पास उनमें वैल्यू रहेगी cos 9y बाय sin 9y, और माइनस साथ में क्या लिखा है -3, तो cos बाय sin क्या होता है, cos बाय sin cot होता है, तो ये लिखा है cot 9y -3, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, cot 9y -3। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सिर्फ आप बताने के लिए बुक पे लेकर आ रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एवेल्युएट द इंटीग्रल, यहाँ पर लिखा था एवेल्युएट द इंटीग्रल एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग, बट यहाँ पर आपको रीचेक का नहीं कहा गया। दैट मीन दैट यहाँ पर हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्लोज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जाएंगे, ठीक है। तो 11 से लेकर 18 तक हमारे इस टाइप क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एवेल्युएट द इंटीग्रल साइन tan स्क्वायर 2 थीटा cot स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन साइन मूव करते हैं, जैसे डिफरेंशियल d थीटा मूव करेगा, तो tan स्क्वायर 2 थीटा d थीटा, और इंटीग्रेशन का साइन आगे प्लस है तो प्लस डाला, इंटीग्रेशन का साइन cot स्क्वायर 2 थीटा और d थीटा। tan स्क्वायर थीटा की भी आपको बताया था कोई इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो tan स्क्वायर की रिलेशन लगाएंगे secant स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हमारा एंगल क्या आ रहा है secant स्क्वायर 2 थीटा एंड -1 d थीटा। अभी इंटीग्रेशन नहीं की, सिर्फ इसकी रिलेशन लगा दी। इस तरह cot स्क्वायर थीटा की कोई इंटीग्रेशन नहीं थी, cot स्क्वायर की जगह रिलेशन 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, वो secant स्क्वायर थीटा की ना, तो cot स्क्वायर थीटा फिर किसके इक्वल होगा, वो secant स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हमारा एंगल 2 थीटा आ रहा है तो secant स्क्वायर 2 थीटा -1 लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अब इंटीग्रेशन साइन फिर मूव कर गए, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन, यहाँ से डी थीटा, तो ये हो गया secant स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन साइन, -1 कांस्टेंट साइड पे कर लिया, इंटीग्रेशन साइन डी थीटा, और चूँकि यहाँ कुछ नहीं रह गया तो कांस्टेंट 1 मीन रह गया, तो यहाँ पर थीटा की पावर क्या लिख लेंगे 0, ठीक हो गया यहाँ तक। आगे फर्दर चलते हैं, उसके बाद इससे आगे प्लस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आगे मूव करेगा तो कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा होगी वैल्यू हमारे पास, और प्लस -1 को साइड पे किया तो इंटीग्रेशन का साइन डी थीटा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया तो थीटा की पावर क्या लिख लेंगे 0। अब secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो secant स्क्वायर इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया, secant स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, तो यहाँ हो जाएगी secant स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी tan 2 थीटा, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, secant स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन tan 2 थीटा, और एंगल चूँकि 2 थीटा आ रहा है तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट क्या आ रहा है 2, तो नीचे हमने 2 लिख दिया इसके, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होगी -cot 2 थीटा, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये याद रखें, कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर बता दो आपको, कोसिकेंट स्क्वायर के सामने लिखा है, कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस, ये कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है -cot x, तो कोसिकेंट स्क्वायर हमारा 2 थीटा लिखा है तो -cot 2 थीटा हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन यहाँ पर, ठीक है, इस साइड पे। यहाँ पर इस वैल्यू को लिख लूँगा मैं, कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन ये होगी -cot 2 थीटा, -cot 2 थीटा, और फिर वही बात तो साइड पे आ गया, डी थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू डी थीटा वो क्या हो जाएगा 1। अब आप कहें सर ये -2 कैसे हो गया, देखिए -1 टाइम इंटीग्रेशन था, साइन था थीटा रेस्ट पावर 0 डी थीटा, ये भी -1 टाइम थीटा रेस्ट पावर डी थीटा, तो ये -1 टाइम ये -2 टाइम मैंने इकट्ठा लिख दिया, थीटा रेस्ट पावर 0 डी थीटा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, -2 साइड पे लिखा रहने दिया, थीटा और इस डी थीटा के दरम्यान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव से आगे मौजूद है, लिख 1 को हम लिखते नहीं, तो इसकी पावर में हम सिंपल 1 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 और नीचे भी 0 + 1 एंड +c। तो अब लास्ट स्टेप पर आता हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी tan 2 थीटा और 2 1 2, ये लिखा है आप सामने, प्लस माइनस cot 2 थीटा बाय 2 और -2 थीटा 0 + 1, तो पावर 1 है जी, उसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है उसको लिखेंगे नहीं, और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो इंटीग्रेशन
का कांस्टेंट जो है वो हम सी लिख देंगे। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर रीचेक करना नहीं तो ये सिंपल इंटीग्रेशन करनी थी और इंटीग्रेशन हमने इस क्वेश्चन की कंप्लीट कर दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था कॉस स्क्वायर जी पर, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको था कि कॉस स्क्वायर की, साइन स्क्वायर की, टेन स्क्वायर की, कॉट स्क्वायर की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन कॉस स्क्वायर में वहाँ पर प्लस साइन के साथ यूज़ होता है, यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ यूज़ होता है, क्योंकि डायरेक्ट साइन स्क्वायर आगे इसकी कोई इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल डायरेक्ट में नहीं है। एक ही सूरत है कि इससे आगे इसका डेरिवेटिव होता और वो है नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। वो अगर आगे होता तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते थे। कैसे कर सकते? इसी पावर में हम ऐड करते हो, नीचे वही कुछ करते, ठीक है। अब आते हैं तो इंटीग्रेशन साइन, तो पहले मैं इसको सिम्प्लीफाइड करूँगा। साइन स्क्वायर, ये इसका एंगल आ रहा है 11/2 y, मैं इसको लिखूँगा 1 माइनस कॉस। कॉस स्क्वायर लिखा था तो सिर्फ इधर चेंज आई थी 1 प्लस कॉस, और साइन स्क्वायर आई तो 1 माइनस कॉस, 2 इंटू एंगल क्या रहा है 11/2 y और साथ में dy/2। ये हमने इसकी ये फार्मूला यूज़ किया, हाफ एंगल की फार्मूले से ये डेरिवेशन होती है। अब 1 माइनस कॉस, ये एंगल के अंदर कटिंग, एंगल के अंदर ये वाला 2 नहीं काट सकते, लेकिन एंगल के अंदर कटिंग हो सकती है। 2 से काट के तो मेरे पास वैल्यू है 1 माइनस कॉस 11y/2 dy। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं की। अब ये जो बाय 2 इसको मैं कॉन्स्टेंट है साइड पे कर लेता हूँ, ऊपर 1 लिख देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ और इधर से इंटीग्रेशन के साइन की उधर से dy को मूव करता हूँ, तो 1 इंटू dy। 1 बेशक यहाँ बार लिखें या ना लिखें, यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, 1 ही रह गया ना, तो dy है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं y की पावर 0। आगे माइनस साइन है कॉस 11y और साथ में dy। अब y और dy के दरम्यान कुछ नहीं आया तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy 1 मौजूद है, यहाँ पर लिखे या ना लिखे। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको अलाउ है, यानी इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे 0 + 1 और नीचे भी स्टेप रिपीट करेंगे। आगे चलते हैं तो ये लिखा है कॉस 11y, तो कॉस का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है शुरू में, फिर बता रहा हूँ। सॉरी, कॉस की इंटीग्रेशन, बार बार डेरिवेटिव क्या आ जाए तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन x। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कॉस 11y, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 11y, और 11y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो नीचे लिखेंगे 11 तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy वो हो जाएगा 1 एंड प्लस c। तो 1/2 y 0 + 1 पावर हम लिखेंगे नहीं, 0 + 1 तो 1 डिवाइजर में भी नहीं लिखेंगे, तो माइनस साइन 11y और 11 1 11 एंड प्लस c। अब अगर चाहें तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट होगा। अगर एक स्टेप और करना चाहें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई तो 1 × y हो जाएगा एंड बाय में 2, और यहाँ पर 1 × साइन 11y और नीचे 2 11 22 हो जाएगा। याद रखिए 11 से नहीं कट सकता क्योंकि एंगल में लिखा हुआ है, साइन का एंगल है ये, साइन का एंगल साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 11 2 22 एंड प्लस c। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने, क्वेश्चन नंबर 12 को। अब आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कोसिकन 11x और आगे लिखा है tan 11x। तो यहाँ पर ब्रैकेट कर लेता हूँ और dx को दरम्यान में साइन ये tan लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोसिकन 11x लिखा है तो उसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1/sin 11x। कोसिकन थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसको लिख सकते हो sin 11x बाय cos 11x, ठीक है। ये लिख लिया हमने इसको। अब देखिए ये sin 11x से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू 1/cos 11x इंटू dx। अब 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सीकन, इसको लिख सकता हूँ सीकन 11x। अब सीकन 11x, इससे पहले आपने इसकी इंटीग्रेशन अभी तक किसी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुई, तो सीकन x की इंटीग्रेशन देख ले क्या होती है। ये नीचे फंक्शन में लिखी हुई है, देखिए सीकन x की इंटीग्रेशन आपने हमेशा याद रखनी। सीकन x की इंटीग्रेशन होती है आपकी, अगर सिंपल सीकन x लिखो तो उसकी इंटीग्रेशन होगी, ये लिखी हुई है सीकन x की इंटीग्रेशन थोड़ा सा ऊपर का तो क्या आपको नजर आएगा। सीकन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल ऑफ सीकन एक्स प्लस tan x और प्लस जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो तो c, तो x का डेरिवेटिव नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 1 चूँकि 1 आ रहा है तो वो लिखते नहीं यहाँ पर। तो चूँकि 1 ये बन गया हमारे पास 1/cos 11 1/cos होता है सीकन, तो सीकन 11x है, तो सीकन 11x की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकन 11x प्लस tan 11x, और एंगल क्या था 11x, तो 11 तो कॉन्स्टेंट है साथ एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा 1, तो ये और साथ में चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो प्लस c लिख लेंगे। अब नेचुरल ऑफ मॉड सीकन 11x प्लस tan 11x बाई 11 1 11, डिवाइजर में क्या आ गया 11 जस्ट इसके, और प्लस c। तो इस तरह से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हमारे सामने cos थीटा
इंटू टेन थीटा प्लस सीकन थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन का साइन है कॉस थीटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कराता हूँ इंटू टेन थीटा और कॉस थीटा इंटू सीकन थीटा डी थीटा। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस थीटा लिखा था, टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा सीकन थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा के और डी थीटा। अब यहाँ देखिए कटिंग हो रही है तो साइन कॉस थीटा से कट गया, यहाँ कॉस थीटा से कट गया, यहाँ साइन थीटा रह गया और प्लस 1 रह गया और साथ में डी थीटा। अब इंटीग्रेशन के साइन मूव पर आता हूँ तो ये इंटीग्रेशन का साइन साइन थीटा डी थीटा वैल्यू होगी और 1 इंटू डी थीटा, बेशक यहाँ 1 लिख लें, यहाँ डी थीटा रह गया, यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं रह गया, मीन यहाँ पर 1 रह गया। तो चूंकि वेरिएबल हमारा थीटा में डिफरेंशियल डी थीटा में, तो थीटा की पावर क्या लिख लेंगे 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन ये लिखी हुई। साइन एक्स बार बार बताने का मकसद मैं ज़बानी भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए बार बार बुक लेकर आ रहा हूँ सामने। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा नीचे 1, तो 1 यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखें, देखिए साइन थीटा तो हमारी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा था ना तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कॉस थीटा बाय 1 और 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को बेशक लिखे ना लिखें, थीटा और डी थीटा के दरम्यान कुछ नहीं आ रहा, मीन 1 आ रहा है। तो थीटा का डेरिवेटिव इससे आगे मौजूद है क्योंकि डी थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, तो हम इसकी पावर में ऐड कर देंगे 0 + 1 और नीचे भी का रिपीट करेंगे 0 + 1 एंड प्लस सी। तो माइनस कॉस थीटा हो गया हमारे पास, आंसर डिवाइजर में 1 आ रहा है तो लिखेंगे नहीं, थीटा 0 + 1 तो पावर 1 है और नीचे 1 आ रहा है तो उसको लिखेंगे नहीं प्लस सी। तो इस तरह से हमारी इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 14 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन शक्ल से तो काफ़ी डरावना और खतरनाक लगता है, लेकिन है इस तरह की क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़े छोटे से होते हैं बाज़। इंटीग्रेशन साइन लिखे कोसिकन स्क्वायर एंगल है, एंगल उसके दरमियान स्क्वायर दैट मीन दैट ये होल पे स्क्वायर, तो कोसिकन स्क्वायर ये इसका सारा एंगल आ रहा है x - 1/3 dx। अब कोसिकन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, तो कोसिकन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन ये बताई थी आपको, फिर बता रहा हूँ कोसिकन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट x। ये देखें करीब करके बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको, कोसिकन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x और एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव नीचे 1 हो जाएगा प्लस c। तो हमारा कोसिकन स्क्वायर ये हमारा सारा एक्स आ रहा है, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा माइनस कॉट और ये सारा एंगल लिखा है x - 1/3 प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे नीचे, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, आगे -1 उसका 0 हो जाएगा और चूँकि x/1 हो रहा है यानी x/3 होता है 3 लिखा रहेगा ये वाला। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में 3/1 करके ऊपर ले जाओ तो 3 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो -3 कॉट x - 1/3 प्लस सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस 3 को 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कॉट का एंगल है सारा, ये कट नहीं सकता, तो यही फर्दर आपको फाइनल आंसर आ गया। देखिए सवाल कितना बड़ा था और इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है, सवाल में कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे आपको इंटीग्रेशन की कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कब इंटीग्रेशन अलाउ होती कब नहीं होती। देखिए आप लिखे cos x 3/5, देखिए अगर ये 3 भी लिखा होता ना, सिंपल 3 लिखा होता, पावर 3 होती, 3/5 नहीं होते, लेकिन इससे आगे क्या गिवन है साइन एक्स गिवन है। तो हमें पता है अगर एक वैल्यू पे पावर हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर हो, दूसरे आगे लीनियर हो, दूसरा लीनियर हो या स्क्वायर भी हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव बन रहा हो, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे बन रहा है वो आगे एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन लकीली हमें मिल गया खुशकिस्मती से ऐसा जिसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर मैं करा सकता हूँ, ठीक है। देखिए cos x है उसकी पावर आ रही है पावर 3/2, साइन x है इसकी पावर आ रही है 1, तो इसकी पावर इसका मतलब ज़्यादा है 3/5, ठीक है। 3/5 ये पावर है, यहाँ पर पावर आप कहें सर पावर 1 ज़्यादा होती है इससे, ये वाली पॉइंट में आएगी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस पावर को देखा जाएगा इस क्योंकि डेरिवेटिव के लिहाज से बात करेंगे, तो यहाँ पर cos x होल पे पावर है 3/5 और यहाँ साइन x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। cos इसका डेरिवेटिव कह रहा हूँ, अभी तक तो आप सब ये देख रहे थे ना कि थीटा लिखा होता था, तो मैं आपको थीटा की पावर 0 कर लें और डी थीटा होता है, डी थीटा से आगे कुछ नहीं आता, उसका डेरिवेटिव आना है। अब फर्स्ट टाइम आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक कंडीशन आने लगी, cos x है तो cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स, हमने तो साइन एक्स नहीं लिखा ना, क्वेश्चन में लिखा होता पहले से, लेकिन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सिर्फ एक छोटी सी मसला हो रहा है इसमें, माइनस साइन नहीं है, तो आप कॉन्स्टेंट फंक्शन से यानी -1 से -2 से a b c से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते। तो यहाँ पर मुझे माइनस साइन चाहिए, तो मैं ये 1 ये लिखा -1 समझाने के लिए कि -1 से मैंने डिवाइड किया और ये माइनस साइन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इससे आगे इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। और याद रखिए जब किसी फंक्शन को उससे आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो आपको उसकी इंटीग्रेशन अलाउ होती है, सेम यहाँ जो कॉन्सेप्ट था, अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, थीटा का डेरिवेटिव मैंने आपको कहा डी थीटा मैंने कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो आपको इसकी इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म हो जाएगा, डी थीटा भी खत्म हो जाएगा और इसी पावर में आप सिंपल एक ऐड करेंगे, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ये 1/-1 तो लिखने की अब जरूरत नहीं, सर माइनस साइन लिख दूँगा, उसके ब्रैकेट डालता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन माइनस साइन एक्स और डी सब एलिमिनेट हो जाएगा। cos x की पावर क्या आ रही 3/5, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी 3/5 में 1 ऐड कर देंगे एंड प्लस सी, तो 3/5 5 1 5 5 + 3 8 हो जाएगा और नीचे भी 5 1 5 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 8/5। तो नेक्स्ट स्टेप पर इसको मैं लिख दूँगा
5/8 और साइन कौन सा साथ में आएगा माइनस का cos x और यहाँ पर पावर क्या रहेगी 8/5 प्लस c। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब इससे आगे इसका डेरिवेटिव बना होगा। अब आप कहें सर यहाँ लिखा तो cos x और आगे साइन x लिखा तो बिल्कुल ठीक है, हमें फिर भी माइनस की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 की पावर में 1 ऐड कर देते, 2+1 और नीचे भी 2+1 ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब आपके पास उससे आगे उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा भी मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव बन रहा हो। अब अगर ये ऐसे लिखा आप कहें सर अगर ऐसे कोई फंक्शन आ जाए, देखिए tan स्क्वायर x और साथ में secant स्क्वायर x, अब दोनों पे स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पावर को नहीं देखा जाएगा। देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो tan x नहीं होता, secant स्क्वायर x का कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, ठीक है, पावर रूल लगेगा। अलबत्ता tan x का डेरिवेटिव आप कहेंगे सर tan x स्क्वायर x का भी तो नहीं है, आपकी बात में यानी वजन हो सकता है, आप कहेंगे सर tan x का, लेकिन एक को देखना अगर इसकी पावर को मैं छोड़ के बात करूँ, ठीक है, तो secant x, तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x इंटू tan x, इधर पावर को छोड़ के बात करें tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x, ठीक है, यानी अगर पावर को छोड़ूँ ना यहाँ से tan x इसको लूँ तो tan x का डेरिवेटिव क्या है secant स्क्वायर x, इधर पावर को छोड़ें secant x, तो secant x की पावर को छोड़ दे secant x का डेरिवेटिव तो secant x इंटू tan x होता है, तो जस्ट secant x पड़ा हुआ है, सॉरी tan x पड़ा हुआ है और वो भी स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब सेकंड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव बन सकता है। तो इसमें भी वही कंडीशन आप यूज़ करेंगे, 2+1 ऐड कर देंगे, नीचे भी 2+1 करेंगे, ठीक है। तो याद रखें किसी फंक्शन को उससे आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने इसमें बताया। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं तो आप कमेंट करके लाजमी उसके बदले पूछ लीजिएगा। अब आते हैं आगे भी इस तरह की क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपकी इंटीग्रेशन काफ़ी सारी बुरी तरह से हिल जाएगी। कोशिश मेरी नहीं कि हिलाऊँ आपको इंटीग्रेशन को या आपको इंटीग्रेशन से डराऊँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इंटीग्रेशन में जिसमें आपको नए नए मेथड सीखने को मिलेंगे, और उनमें से एक क्वेश्चन जो भी किया, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन से हट के था, और अभी जो करने जा रहे हैं ये भी इन क्वेश्चन से हट के। इसमें हम एक मेथड यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड, इसका नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट भी मैं इसको कर सकता हूँ बाय पार्ट से, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बाय पार्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, तो उनमें से एक सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है कि आप उनमें वेरिएबल को देख लीजिए, तो देखिए ई की पावर वाई लिखा है, इसमें साइन का जो एंगल है वो भी ई की पावर वाई लिखा है, तो मैं लेट टी इक्वल टू या एक्स भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में एक्स नहीं लिखा और एक्स ले लें या टी ले लें, टी इक्वल टू ई की पावर वाई कर लिया हमने इसको, ठीक, क्योंकि यहाँ ई की पावर वाई लिखा था और साइन का एंगल भी क्या था ई की पावर वाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। इन्वॉल्व वेरिएबल क्या नजर आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, ये तो हमने सपोज किया ना टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई डी वाई और डी बाई डी वाई ऑफ ई की पावर वाई। आपको सर इंटीग्रेशन में आपने डिफरेंशिएशन शुरू कर दी है, आप देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से ही होता है, तो डी टी बाई डी वाई तो लिखा रहेगा। ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती थी, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होती थी, ई की पावर वाई होती थी, अलबत्ता एंगल जो होता है उसका अगेन डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई, तो ये कट जाएंगे, सिंपल क्या रह जाएगा ई की पावर वाई। अब ये डी टी लिखा है, ये डिफरेंशियल डी वाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है डिफरेंशियल डी वाई, इस तरफ से आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ई की पावर वाई डी वाई, ई की पावर वाई डी वाई, ये सारी वैल्यू जो है ई की पावर वाई और डी वाई ये सारा किसकी इक्वल हो गया, ये सारा हो गया डी टी की, और साइन ई की पावर वाई, ई की पावर वाई किसकी इक्वल हो गया टी की। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा कुछ वो बन जाएगा इस तरह से, साइन ई की पावर वाई किसकी इक्वल हो गया था टी की, और ये सारा कुछ ई की पावर वाई डी वाई वो किसकी इक्वल हो चुका है, जस्ट डी टी की, ई की पावर वाई डी वाई किसकी इक्वल हो चुका है, डी टी की। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन टी डी टी। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन ये लिखी हुई माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ साइन टी लिखा तो इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस टी और टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू डी टी, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस सी, तो माइनस कॉस टी 1 हम डिवाइजर में लिखते नहीं प्लस सी। अब इंटीग्रेशन तो होगी, लेकिन ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, टी हमारा सपोज वेरिएबल था ना, टी एक्चुअल में किसके इक्वल था, ई की पावर वाई की, तो यहाँ पर देखें एस टी इक्वल टू ई की पावर वाई, तो मैंने माइनस कॉस ई की जगह पर ई की पावर यहाँ कॉस टी लिखा था, तो उसी जगह पर टी की जगह पर ये रिप्लेस कर दिया, टी किसके इक्वल था, ई की पावर वाई की, तो माइनस कॉस ई की पावर वाई प्लस सी। तो इस तरह से हमने इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बाय पार्ट से भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा इससे करना आपके लिए, ठीक है। और भी मेथड है इसको करने के लिए, सिंपलेस्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने इस अप्रोच इस क्वेश्चन को आप कराया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 9 tan x प्लस 7 dx। अब 9 को साइड भी कर लें तो tan x प्लस 7। अब tan x की इंटीग्रेशन एक लाइन का काम है, tan x की इंटीग्रेशन अगर मैं आपको कहूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बताने के लिए इस क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले किस तरह से हो रहे हैं। tan x की इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको बताई थी, ये कहीं लिखी होगी यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, ये लिखी हुई देखिए। tan x की इंटीग्रेशन क्या लिखी है, नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस सी, और एंगल का एक्स का तो नीचे 1 आ जाएगा, तो लिखते नहीं हम यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसकी इंटीग्रेशन लिखे नेचुरल लॉग ऑफ
तो वैल्यू हो जाएगी नेचुरल ऑफ सीकन एक्स प्लस 7 और प्लस सी खत्म। लेकिन मैंने इसको ज़रा डिटेल बताने के लिए tan x को ब्रेक कर दिया ताकि नेचुरल सीकन बनता कैसे। तो tan लिख सकते हैं हम एंगल को, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin ये इसका एंगल आ रहा है x प्लस 7 बाय cos x प्लस 7, ठीक है। अब इंटीग्रेशन साइन इंटैक्ट है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये तो एंगल आ रहा है इसका, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो चाहिए। यहाँ तो माइनस नहीं है, तो ये माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया और ये माइनस साइन से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर किसी फंक्शन का उससे ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, 3.1 में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ऊपर dx लिखा हो और नीचे x लिखा हो तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो इससे ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो ये फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होना चाहिए था, cos x प्लस 7 लिखा है तो माइनस साइन x प्लस 7, माइनस साइन नहीं था तो मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई और माइनस साइन से डिवाइड करा दिया। तो अब इससे ऊपर इसका इंटीग्रेशन मौजूद है। अगर किसी फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हो और उसके ऊपर उसकी इंटीग्रेशन मौजूद हो तो वो हो जाता है नेचुरल लॉग। ये हो गया नेचुरल लॉग cos x प्लस 7, ठीक है। और बैक एंड पे कौन से 1/1 लिखेंगे, इनके आ रहा था माइनस है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर उसकी स्टार्ट में पावर आ रही हो तो पावर रिवर्स होगी, प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर इसके टॉप पे आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग cos x प्लस 7 की पावर -1, दोबारा से रिवर्स करूँ तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी वही, लेकिन हमने रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी। अब नेचुरल लॉग cos x प्लस 7 की पावर -1 है। अगर इस वैल्यू में पॉजिटिव करना चाहता हूँ नेचुरल लॉग तो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा, 1 बाई क्या कर दूँगी इस वैल्यू को, 1 बाई cos x प्लस 7 और प्लस सी। अब 9 तो बार पहले से लिखा रहा है, नेचुरल लॉग भी लिखा रहा है। 1 बाई कॉस किसकी बोलो, तो 1 बाई कॉस होता है सीकन के, तो नेचुरल लॉग सीकन x प्लस 7 एंड प्लस सी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह पूरा कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट tan x की इंटीग्रेशन उसकी अगली लाइन पर लिखें नेचुरल लॉग सीकन x प्लस 7 एंड प्लस सी। और x का अगर आपको इस तरह x का डेरिवेटिव मिलता है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 7 का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। तो यही आपका एक्चुअल में क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी इंटीग्रेशन की कंप्लीट हुई। उम्मीद है ये एक्सरसाइज भी आपको एक्सरसाइज 3.1 की तरह अच्छे से समझ आएगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई आपको तो आप लाजमी कमेंट करके उसका मतलब पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और एक लास्ट बात आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों चैप्टर को लेकर चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे हो सकता है पहला 3.3 की वीडियो बनाऊँ या 2.9 की। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।